हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पीएच स्केल पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे। आज हम उन्हीं को आगे कंटिन्यूस करते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर दो डिफरेंट पीएच वाले सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि अगर दो डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं और दोनों डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन जिनको मिक्स कर रहे हैं अगर उनका नेट सम अगर 14 आ रहा है, जैसे पीएच 3 और पीएच 11 के दो डिफरेंट सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम मिक्स करूंगा तो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो पीएच आएगा वो 7 आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच 7 आएगा। अब इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इन दोनों को ऐड कर दो तो नेट सम 14 आ रहा हो तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, क्योंकि पीएच 11 का मतलब ये हुआ पीओएच कितना हो गया, पीओएच 3 हो गया। और इसका मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन भी 10⁻³ है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन भी 10⁻³ है। तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। यहां पर मैंने लास्ट क्लास यहां पर ओवर की थी और अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। अब ये तो था कि अब मैं जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लूं कि अगर मैंने pH 1 वाला सॉल्यूशन और pH 12 वाला सॉल्यूशन इन दोनों के इक्वल वॉल्यूम आपस में मिक्स कर दिए और एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना दिया। अब इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे ये V1 वॉल्यूम था, ये V1 वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2V1। अब pH 1 का मतलब हुआ हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है, मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 0.1 मोल्स पर लीटर है, ठीक है। अब और इधर से pH 12 है, तो ये हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है और ये हमारा सॉल्यूशन बेसिक है। तो डेफिनेटली दोनों जब मिक्स होंगे तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और इसमें इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये pH 12 का मतलब हो गया pOH की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है वो है 10⁻²। 10⁻² का मतलब हो गया 0.01 OH माइनस आयन मोल्स पर लीटर। तो अब इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या हुआ, इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर जैसे हमने मिलाया तो 0.1 n तो H प्लस आयन था और 0.01 m OH माइनस आयन था। तो ये 0.1 H प्लस आयन, 0.01 OH माइनस आयन। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यहां पर 0.01 OH माइनस आयन, 0.01 OH माइनस आयन इस 0.1 OH H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन ये 0.1 को नहीं कर पाएगा। कितने को कर पाएगा? 0.01 को ही कर पाएगा। यानी यहां पर मैं यह कह रहा हूं बेटा कि यहां H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है और ये रिएक्ट करके H2O बनाएंगे। अब हमारे पास इनिशियली क्या था? 0.1 m, 0.1 तो ये था इनिशियली और ये 0.01 था। तो अब इसमें लिमिटिंग कौन हो गया? OH माइनस आयन। लिमिटिंग का मतलब जिसकी वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो यहां 0.1 में से माइनस 0.01 होगा और ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कम है। तो मैं ये कह रहा हूं ये जो सारा का सारा OH माइनस आयन है 0.01, ये सारा का सारा ये H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस 0.1 H प्लस आयन में से कितने H प्लस आयन न्यूट्रल होंगे? क्योंकि 0.01 OH माइनस आयन इस
0.01 H प्लस आयन से रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, तो जो वाटर बनेगा वो बनेगा 0.01, जो वाटर बनेगा वो 0.01 बनेगा इस रिएक्शन से। और अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन रहेगा उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में, इस R का मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन से है, तो इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर जो नेट 0.09 H प्लस आयन रह जाएंगे। पर मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, तो क्या हुआ, अब क्या करते हैं, अब आप यहां पर मिस्टेक करते हो। जल्दबाजी में क्या करोगे, जल्दबाजी में आप ये कर लोगे, इसको लिख दोगे 9 इंटू 10⁻⁻²। आप क्या सोचोगे, आप ये सोचते हो इस क्वेश्चन को करते वक्त कि ये 0.01 है, तो ये 0.01 इस जो ये H प्लस आयन है इसके 0.01 अमाउंट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आप क्या करोगे, 0.1 माइनस 0.01 करके, और आप बताओ, आप बोलोगे कि सर अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन में 0.09 H प्लस आयन। हाँ, पर ये कंसंट्रेशन नहीं है बेटा। pH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब हुआ क्या बेटा, यहां पर वॉल्यूम डबल हो गया, यही मिस्टेक हो जाती है, यही मिस्टेक हो जाती है बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू सही नहीं है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया। तो अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन बचे हैं उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया है, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना जरूरी है। अगर आप 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। और अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 इंटू 10⁻⁻² बनेगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है, हमारे पास रिजल्टेंट H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, इसको माइनस किया था तो इसकी वैल्यू आई 0.09। तो ये 0.09 है, तो हमने H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या किया, 0.09 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम रिजल्टेंट सॉल्यूशन में डबल हो चुका है। और अगर वॉल्यूम ट्रिपल होता तो 3 कर देते, पर जनरली मैंने नोट किया है एग्जाम्स में क्वेश्चन यही आता है, इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। बस स्टूडेंट यहाँ 2 से डिवाइड नहीं करते और वो उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। अब ये आ गया। अब हमारे को क्या करना है, पीएच फाइंड आउट करना है इसका। तो अब इसका जो पीएच हो जाएगा वो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है, 4.5 इंटू 10⁻⁻²। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा 2 माइनस, ये आ जाएगा बेटा, इसको सोल्व करूंगा तो 2 माइनस लॉग 4.5। मैंने हमेशा बताया ये ये 2 माइनस लॉग 4.5, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, मैंने आज से 2 क्लास पहले पूरा डिटेल डिस्कस कर रखा है। अब log 4.5 की जो वैल्यू होती है वो 0.65 होती है, क्योंकि log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू 0.6, लेकिन ये 4.5 है। तो ये जो वैल्यू होगी वो log 4 और log 5 के बीच वाली वैल्यू होगी। तो यहां पर जो हो जाएगा वो 2 माइनस 0.65, log 4.5 का जो वैल्यू है वो 0.65 है। तो हम इसको सोल्व करते हैं तो 1.35, तो आंसर हो जाएगा इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो पीएच आएगा वो 1.35 आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, समझ गए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा pH 1 और pH 12 के 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है, इनके इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिए, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH क्या होगा। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH ये हो जाएगा। अब अगर यहां पर ये pH, ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। तो अब इसमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन में H प्लस आयन रह गए, ठीक है। अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या है, H प्लस आयन रह गए। अगर मान लो ऐसा होता, ये तो 0.01 होता और ये 0.1 होता, सपोज करो ऐसा होता, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में OH माइनस आयन बच जाते, उस केस में POH निकलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो आपको ये समझना है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या बच गया। जैसे यहाँ रिजल्टेंट सॉल्यूशन में 0.09 क्या बचा, H प्लस आयन बचा। लेकिन अगर OH माइनस आयन 0.1 होता, सपोज OH माइनस आयन 0.1 होता और ये 0.01 होता, तो उस केस के अंदर हमारे पास OH माइनस, तब हमारा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन आता, तो POH निकलता। तो POH निकलता तो फिर POH को अपन
14 में से सब्ट्रैक्ट करके पीएच निकालते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। जल्दबाजी में हम हमेशा बेसिक मीडियम की भी H प्लस आयन कंसिडरेशन ले लेते हैं। यानी अगर मेरे पास यही क्वेश्चन ये होता तो क्या होता, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेट हो जाता जिसमें इसकी वैल्यू तो 0.01 आती और इसकी वैल्यू 0.1 आती, तो इस केस में ये लिमिटिंग हो गया, ये 0 हो गया, और ये इसमें से 0.1 माइनस 0.01 ये हो जाएगा। अब इस केस में हमारे पास क्या बचा, हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन रह गई, हमारे पास ये OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन रह गई। अब ये ध्यान रखना जरूरी है। तो OH माइनस आयन आ गया, तो अब इस केस में ये pH नहीं आ रहा है बेटा, इस केस में ये POH आ रहा है। तो POH की वैल्यू हमारे पास इस केस में कितना आया, तब इस केस अगर ऐसा होता है तो POH का हमारा वैल्यू आया 1.35। तो pH पूछेगा तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 1.35, क्योंकि pH प्लस POH का सम हमेशा 14 होता है। तो ये यहां पर इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो ये मैं इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने होगा, पहले क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे फिर मैं करूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा, ठीक है। अब हो सकता है वो नेक्स्ट क्लास में नहीं देखे, उसकी नेक्स्ट क्लास में दूं, ये डिपेंड करता है कि एक बार मेरे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए सारे। हाँ, अब हमारे पास, अब आप जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं बेटा वो लिखो। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और strong base when concentration given in term of normality, in term of normality। तो जब हमारे को कंसंट्रेशन किस टर्म में गिवन हो, नॉर्मेलिटी में गिवन हो। बेटा देखो, दो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी। और अगर किसी स्टूडेंट की नॉर्मेलिटी क्लियर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं तो अभी ये आपका कंसेप्ट फिर भी क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में मैं आपको अभी जो बताने वाला हूं वो पीएच कंसेप्ट पे हम चल रहे हैं, तो आप परेशान मत होना अगर आपको क्या नहीं आता है, नॉर्मेलिटी नहीं आती है या नॉर्मेलिटी भूल गए हो, तो भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे क्योंकि मैं सॉल्व कराना सिखा रहा हूं। आप तो ये देखो कि अगर आपको कंसंट्रेशन, व्हेन कंसंट्रेशन गिवन इन टर्म ऑफ क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन गिवन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। तब उस केस में जो कंसेप्ट चलेगा क्वेश्चन करने का वो ये चलेगा, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, लेकिन ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है, ठीक है। इसी तरह से नॉर्मेलिटी ऑफ बेस जो आ जाएगा वो आ जाएगा OH में। अब आप इसमें ज्यादा मत सोचो कि सर ये कैसे तभी समझा पाऊंगा जब मैं आपको नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट वापस रिक्लियर करूं। अगर इसका क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज को फॉलो अप करना है, हमारे को क्वेश्चन करने से मतलब है, ठीक है। क्योंकि मैं अब नॉर्मेलिटी पढ़ाने लग गया तो हम अपने ओरिजिनल टॉपिक से भटक जाएंगे, यानी डाइवर्ट हो जाएंगे। हम पीएच पढ़ रहे हैं, तो देखो अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, n/100 HCl का pH क्या हो गया। अब ये क्वेश्चन आ गया n/, ठीक है। तो अब अपन को ये फॉर्मूला याद रखना है उसके लिए, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इक्वल टू H प्लस
तो यह नॉर्मलिटी क्या है 1/100, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1/100। 1/100 का मतलब क्या हुआ 10⁻⁻²। तो अब यहाँ pH कितना आ जाएगा 2। ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया बेटा। मैंने क्या कहा नॉर्मलिटी नहीं आती है तो उससे हम क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं अटकेंगे। इसी तरह से अगर आपको ये आ गया n/200 H2SO4, n/200 H2SO4। अब इसका pH फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू नॉर्मलिटी। जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वही जो नॉर्मलिटी है वही H प्लस आयन कंसंट्रेशन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/200, और 1/200 को क्या लिखूंगा 5 × 10⁻³ और जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 5 × 10⁻³ आ गया तो pH आ जाएगा माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो कि है 10⁻³ अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आ जाएगा 3 - log 5 और log 5 की वैल्यू होती है 0.7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.3, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गए बेटे। अब अगर मैंने कहा नॉर्मलिटी n/1000 NaOH सॉल्यूशन है और अब इसका pH हमको पूछा हुआ है, तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 1/1000 मतलब 10⁻³ अब बेस है तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आया, बेस है तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आया, तो जो POH बनेगा वो 3 बन जाएगा। POH 3 बनते ही pH कितना आ जाएगा pH 11 आ जाएगा, क्योंकि 14 - 3 कर देंगे तो इस सॉल्यूशन का pH 11 आ जाएगा। तो अब pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन कंसंट्रेशन गिवन इन टर्म ऑफ नॉर्मलिटी। अब दूसरा है बेटा, अगर यही क्वेश्चन हमारे पास अब यह नॉर्मलिटी ना होकर मोलरिटी हो जाए, तो मोलरिटी तो देखो बहुत ऑर्डिनरी कंसेप्ट है, मोल्स पर लीटर वाला सॉल्यूशन होता है। नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट्स आते हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या हो जाएगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये हम इन सब के अंदर 100% आयोनाइजेशन अज्यूम करके चल रहे हैं। हम इसके अंदर क्या अज्यूम करके चल रहे हैं बेटा 100% आयोनाइजेशन। तो H प्लस आयन इक्वल्स टू M फॉर मोलरिटी, मोलरिटी इंटू बेसिसिटी, मोलरिटी इंटू बेसिसिटी, और जो OH माइनस आयन होगा वो हो जाएगा मोलरिटी ऑफ बेस इंटू एसिडिटी, मोलरिटी ऑफ बेस इंटू एसिडिटी। तो अब यहां पर हमारे को जब मोलरिटी आ जाए, जब हमारे को कंसंट्रेशन किस टर्म में गिवन हो, जब हमारे को कंसंट्रेशन किस टर्म में गिवन है, मोलरिटी के टर्म में गिवन है, तो H प्लस आयन इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ एसिड इंटू बेसिसिटी। ये क्या है मोलरिटी ऑफ एसिड इंटू बेसिसिटी। OH माइनस आयन इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इंटू एसिडिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो एसिड की क्या होती है बेसिसिटी। कोई एसिड जितने H प्लस आयन देता है, कोई एसिड जितने H प्लस आयन देगा वो उसकी एसिडिटी, जैसे HCl की 1, H2SO4 की 2, S3PO4 फास्फोरिक एसिड की 3। इसी तरह से बेस की एसिडिटी होती है, एक बेस जितने OH माइनस आयन देता है वो उसकी बेसिसिटी है, जैसे NaOH की 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 की 2। अब अगर मैं यहां थोड़ी देर के लिए इस N की जगह M लिख दूं तो क्या होगा, तो यहां पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन मोलरिटी, तो ये मोलरिटी तो 1/100, M/100 का मतलब 1/100 दे रखी है बेटा अपन को, और HCl की जो बेसिसिटी है, तो HCl कितने H प्लस आयन देता है 1, तो इंटू 1 करेंगे तो यहाँ 10⁻⁻² आएगा, तो pH की वैल्यू 2 आ जाएगी। जहां एसिडिटी और बेसिसिटी 1 है तो वहां नॉर्मलिटी और मोलरिटी वाले आंसर सेम आएंगे, जैसे कि आपने यहां देखा। पर अगर यहां पर चेंज देखो यहां पर आ जाएगा, अगर मैंने यहां पर मोलरिटी ले ली, तो अब
यहां पर जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आएगा बेटा वो क्या आएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ H2SO4 जो कि 1/200 दे रखी है इनटू H2SO4 की बेसिसिटी 2, क्योंकि H2SO4 जब आयोनाइज होगा 1 मोल H2SO4 जब आयोनाइज होगा तो 2 मोल H प्लस आयन और 1 मोल SO4 माइनस 2 आयन देता है। तो यहां पर ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है जो मैंने रेड कलर से कर दिया, ये 2 है H2SO4 की बेसिसिटी। तो अब इसको सोल्व करूंगा तो 1/100 आया, मतलब 10⁻⁻2 आया। इस केस में इसकी pH 2 आ गई, जबकि प्रीवियस केस के अंदर इसकी pH 2.3 थी जब नॉर्मेलिटी ली थी। अब इसको हटा दो क्योंकि इसका मतलब नहीं है हो चुका। तो अब ये जब हम मोलरिटी ले रहे हैं तो कैसे करेंगे, तब मैंने बताया। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका फॉर्मूला MOH होल थ्राइस है और ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब इस केस के अंदर जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, वो हो जाएगा मोलरिटी ऑफ बेस। अब यहां मोलरिटी ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो अगर हमको M/1000 MOH होल थ्राइस स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है तो OH माइनस आयन हो जाएगा 1/1000। अब इस केस में बेस है तो इस बेस की एसिडिटी होगी और वो एसिडिटी कितनी है, 3 है, ये 3 हो जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 3 × 10⁻³ तो अब इस केस में मेरा pOH निकलेगा। pOH क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन, जो कि आ जाएगा 3 × 10⁻³ जो कि आ जाएगा 3 × 10⁻³ अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे बेटा, तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास 3 - log3 और log3 की वैल्यू होती है 0.477, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.43 के आसपास आ जाएगी। आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर 0.5 होता तो 2.5 आएगा, ठीक है, तो अप्रोक्स 2.43 आ जाएगा। अब अगर हमको pH पूछा है तो pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 - pOH, 14 - pOH, जो हमारे पास pOH कितना आ गया 2.43, और हम इससे आंसर निकाल लेंगे। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन कंसंट्रेशन गिवन इन टर्म ऑफ मोलरिटी और गिवन इन टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी, तब हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब है हम दो डिफरेंट एसिड्स को और दो डिफरेंट बेस को मिला के देखते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैंने क्या किया, मेरे पास दो डिफरेंट एसिड हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। आज हमारा डिस्कशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेके ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेके ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं वीक एसिड और वीक बेस के बारे में डिस्कस करूंगा कि वीक एसिड और वीक बेस के pH कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हम देखें, अब मेरे पास सपोज करो ये एक सॉल्यूशन है 0.5 NHCl सॉल्यूशन है, ये 0.5 NHCl सॉल्यूशन है और इसके मेरे पास 100 ml है। इसके मेरे पास कितने हैं बेटा, 100 ml है। इसी तरह से मेरे पास ये जो है वो है 0.3 NHCl है या HNO3 है, कोई दूसरा एसिड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ये भले जरूरी नहीं है कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एक जैसे हो, ठीक है, ये HCl है ये HNO3 है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, भले आप HNO3 लिख दो पर दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये H2SO4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सपोज करो इसके, अच्छा इसके भी 100 ml है, जरूरी नहीं है 50 ml भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं 100 ml इसलिए ले रहा हूं कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी अपनी। अब इन दोनों सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो अब यहां पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसका pH निकालना है, यानी हमने इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को मिक्स किया,
और मिक्स करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा है उसका पीएच फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटीज एडिटिव रहती है हमेशा। तो देखो यहां पर इसका ले लेंगे हम N1 जो कि है 0.5, V1 है 100 ml, और इसी तरह से इसका N2 हो जाएगा 0.3 जो कि गिवन है V2 100 ml। इसका हम इसका N3 निकालेंगे और इसका V3 हमको मालूम ही है 200 ml। मेरे हिसाब से यहां तक तो क्लियर है, क्योंकि नॉर्मलिटीज दे रखी है तो मैं बोल रहा हूं इसकी नॉर्मलिटी 0.5 है और इसका 100 ml है, इसकी नॉर्मलिटी 0.3 है और 100 ml है, जो गिवन है वही लिखा है। दोनों को मिक्स कर दिया तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन 200 ml हो गया। तो हमको क्या करना है, जब दो डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड हम मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर न्यू मोलरिटी फाइंड आउट कर लेंगे, और जो न्यू मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे वो ही H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होगा। तो अब हम इसको इस तरह से करेंगे बेटा, N3V3 इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 कर लेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों को ऐड किया तो इस सॉल्यूशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो N3V3 अब देखो, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं इस फॉर्मूले को यूज करके। तो N3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N1V1। तो N1V1 कितना है मेरे पास, तो N1V1 है मेरे पास एक मिनट 0.5 इंटू 100, 0.5 इंटू 100 प्लस ये कितना है, यहां से देख के लिख रहा हूं मैं, ये रहा इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 200। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूं। तो देखो मैं इसको जब सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये हो गया 30 डिवाइड बाय 200, 80 डिवाइड बाय 200, और 80 डिवाइड बाय 200 करूंगा तो ये आ रहा है 0.4। मेरे पास कितना आ रहा है, 0.4। तो मेरे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो N3 आई है वो 0.4 आई है, और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की N3 आएगा वही मेरा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। आप देख लो दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए हैं तो डिवाइड बाय 2 हो गया। और अगर यही ये 100 ml होता और ये 200 ml होता तो यहाँ 300 से डिवाइड कर देते। ये मैं पहले ही बोल रहा हूं कि वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतने से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर तो ये फिक्स हो गया कि ये V3 है, ये तो V3 वॉल्यूम है हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो H प्लस, अब हमारे पास pH क्या आ जाएगा, तो pH आ जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, जो कि हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
साइन कितने हैं 4 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
लिखूंगा। अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस log 4, 1 माइनस log 4 आ जाएगा। log 4 की वैल्यू होती है 0.6, तो 1 माइनस 0.6, मेरा रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH आ गई 0.4। मेरे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH आ गई 0.4। एक मिनट, 1 माइनस log 4, 4 की वैल्यू 0.6, ठीक है। ये तो कोइंसिडेंस है कि ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, आती नहीं है वैसे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि मेरे साथ कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ये मैंने करेक्शन 0.5, 100, 50, 30, ओके, 200, ये 0.4 ही आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा। तो यहां pH आ गया 0.4। अब देखो, मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब अगर यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब यहां क्या होता, यहां पर HNO3 की जगह KOH होता, यानी हमने क्या कर रखा है, HNO3 की जगह मैंने KOH ले लिया।
अब जब मैं HNO3 के जब KOH ले लूंगा तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या होगा, देखो अब इसको वापस से सॉल्व करता हूं मैं। अब ये नया क्वेश्चन बन गया, डेटा वही है, डेटा वही है, क्वेश्चन नया हो गया। अब एक एसिड है और दूसरा बेस है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, ये देखो अगर मैं इसमें यहां पर N1V1 की वैल्यू निकालूं, जो मैं अभी निकाल चुका हूं, वो हो जाएगी 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 50। इसी तरह से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया N2V2 तो ये हो जाएगा मेरे पास 30। यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास कितना आएगा, 30 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास कितना आएगा, 50 आएगा। तो मेरे पास N1V1 50 है और N2V2 30 है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में N1V1 मतलब एसिड, ठीक है, ज्यादा है किससे, N2V2 बेस से। तो अब तो मैं यहां लिखूंगा therefore resultant solution is acidic in nature। therefore resultant solution is acidic in nature। तो जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। तो अब इस केस में ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये बेस, यहां बेस लिमिटिंग एजेंट हो गया, बेस कम है तो बेस पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा और रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिड रहेगा। तो अब यहां दोनों रिएक्शन होगी। तो अब इस केस में N1V1 माइनस N2V2 इक्वल्स टू N3V3 होगा। अब आपको ये समझ में आया कि हमने यह माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये N2V2 जितना भी है, N2V2 का जो रिजल्ट है, यानी इसके 30 इक्विवेलेंट्स हैं, 30 पार्ट है, इसका 30 पार्ट इसके 30 पार्ट को न्यूट्रल करेगा, इसका 30 पार्ट ये 30, इसका 30 पार्ट इसके 30 पार्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, खाली 20 पार्ट रह जाएगा। इसके 30 इक्विवेलेंट इसके 30 इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करेंगे। इक्विवेलेंट वर्ड से कंफ्यूजन हो रहा हो, साइड में करो, 30 है 50 है, तो इसका 30 पार्ट, ये 30 कम है तो इसका 30 पार्ट इसके 30 पार्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, तो 20 पार्ट ये रह जाएगा, 20 पार्ट ये रह जाएगा। यह बेस लिमिटिंग एजेंट है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका तो 50 पार्ट था हमारे पास, इसका 30 पार्ट था, तो इसके 30 पार्ट ने इसके 30 पार्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो 20 बचा। N3 और रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास V3 जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो तो 200 ही रहने वाला है। तो अब इस केस में मेरे पास जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आएगा वो ही N3 आएगा और वो हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 200, मतलब ये आ गया 1/10, 0.1। ये आ गया मेरे पास 0.1, ठीक है। अब 0.1 मतलब इसका मतलब मेरे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन आया 0.1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁻⁻1, मतलब मेरे रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH 1 है, मतलब मेरे रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH 1 है। ये हमारा आंसर आ गया। और अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को वापस चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन में इसको मैंने KOH कर दिया और इसको मैंने HCl HNO3 या H2SO4 कर दिया, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि H2SO4 है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब इस केस में अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, 0.5 N KOH के 100 ml और 0.3 N H2SO4 के 100 ml। तो मैंने क्या कहा, नॉर्मेलिटी में आपको कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू ही डालनी पड़ती है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास वापस N1V1 ज्यादा है N2V2 से, N1V1, लेकिन इस वक्त N1V1 कौन है, बेस है। ये हमेशा ध्यान रखना, आप इसको कंफ्यूज मत करना कि, ठीक है, और वो एसिड हो जाएगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को और अच्छा बना देता हूं, आप ये मत सोचो, इसको तो कर देता हूं मैं H2SO4 में, चलो जो कर दिया वो कर दिया, आप कंफ्यूजन क्यों करूं मैं।
चलो KOH हो गया, ठीक है। अब ये KOH है, तो KOH है तो इसका ये वही N1V1 और ये हो गया एसिड, ठीक है, ये हो गया अपना एसिड। अब क्या हो गया, इसके अंदर जो N1V1 है और वो हो गया बेस हो गया। अब यहां रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक की जगह क्या लिखेंगे, यहां रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक की जगह बेसिक लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर वापस वही हुआ N1। अब यहां पर इस एसिड का 30 पार्ट इस बेस के 30 पार्ट को न्यूट्रल करेगा, तो इसका 30 पार्ट है, इसका 50 पार्ट है, तो इस बेस का इस एसिड का 30 पार्ट है और इस बेस का 50 पार्ट है। इस सॉल्यूशन में बेस का तो 50 पार्ट है, इस सॉल्यूशन में बेस का तो 50 पार्ट है, एसिड का कितना पार्ट है, 30 पार्ट है। जब दोनों मिलेंगे तो एसिड का 30 पार्ट इस बेस के 50 में से 30 पार्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर 20 रह जाएगा, यानी ये का यही चलेगा सॉल्यूशन। अब जब ये का यही सॉल्यूशन चलेगा लेकिन रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक है, तो यहां पर जो हमारा कंसंट्रेशन आया रिजल्टेंट सॉल्यूशन में वो OH माइनस का आया और OH माइनस आयन ये आ जाएंगे। अब ये OH माइनस आ गए तो मेरे पास यहां POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, POH की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मैं लिखूंगा pH मेरी 13 है, 14 माइनस 1। तो ये इस तरह से हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से अच्छा, अब ये आपको ना मैं बोल रहा था, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा था, तो मैं ये बोल रहा था बेटा आपको कि है ना, आप ये मत सोचना कि N1V1 बड़ा हो सकता है, कभी ये भी बड़ा हो सकता है। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें N2V2 ज्यादा हो, तो उस केस में आप N2V2 माइनस N1V1 करना, जो बड़ा है उसको छोटे में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो बड़ा है उसको छोटे में से सब्ट्रैक्ट करोगे, नहीं तो आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस में हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे इन दोनों केस में N1V1 बड़ा आ गया क्योंकि क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन ही ऐसा बन गया। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो, कोई क्वेश्चन के डेटा इस तरह से हो कि उस डेटा के जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहे हैं उसमें N2V2 ज्यादा हो, क्या हो, अगर उसमें क्या ज्यादा हो, अगर N2V2 ज्यादा हो, सपोज करो कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें डेटा ऐसे बन गए कि N1V1 के कंपैरिजन में ज्यादा हो N2V2, ठीक है। अब मान लो ये एसिड है, ये बेस है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, N2V2 माइनस N1V1 इक्वल्स टू N3V3, और जो अब इससे जो N3 की वैल्यू आएगी वो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ये तो जो न्यूमेरिकल में डाटा दे रखा है उसको आप जब पुट करोगे तो अपने आप आपके सामने चीज आ जाएगी और आप क्वेश्चन कर लोगे। तो ये मैंने बात कही कि अगर हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो क्या होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसी तरह से जब दो डिफरेंट सॉल्यूशन हम मिक्स कर रहे हैं और अगर दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन में मोलरिटीज गिवन है, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि पहले उनको नॉर्मलिटी के टर्म में ले लिया करो, पहले उनको आप किस में ले लिया करो, नॉर्मलिटी के टर्म में ले लिया करो। एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं, क्योंकि नॉर्मलिटी के रिजल्ट डायरेक्ट H प्लस आयन और OH माइनस आयन के रिजल्ट हमको दे देते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। जैसे मेरे पास ये दो सॉल्यूशन है, अब ये H2SO4 का सॉल्यूशन है और ये है मेरे पास मैं ले लेता हूं 0.05 m H2SO4 है और इसके 50 ml है, इसके कितने हैं 50 ml है, यानी मेरे पास M1 की वैल्यू ये दे रखी है और V1 की वैल्यू ये दे रखी है। और दूसरा मेरे पास ये सॉल्यूशन है जिसमें मेरे पास M1 की वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी M2 बोलूंगा मैं, या M2 दे रखा है 0.2 m HCl दे रखा है और V2 दे रखा है हमको 100 ml। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं। तो अब इसमें क्या है, आपको H2SO4 दोनों की मोलरिटीज दे रखी है, लेकिन यहां पर HCl है और HCl के केस में तो क्या है, HCl की एसिडिटी, HCl एसिड है सॉरी, तो HCl एसिड है तो इसकी बेसिसिटी 1 है, तो जहां एसिडिटी और जिस भी एसिड की एसिडिटी 1 है,
सॉरी जिस भी एसिड की बेसिसिटी 1 है और बेस की एसिडिटी 1 है, यानी अगर एसिड या बेस जो भी है उनकी एसिडिटी या बेसिसिटी 1 है तो उस केस में मोलरिटी और नॉर्मलिटी एक ही होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में जो रिलेशन होता है वो ये होता है एन ऑफ एसिड, ये आप याद रख लो, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इज मोलरिटी ऑफ एसिड इनटू बेसिसिटी। अगर तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ एसिड इनटू बेसिसिटी। इसी तरह से नॉर्मलिटी ऑफ बेस इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ बेस इनटू एसिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को याद कर लो बेटा, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ एसिड इनटू बेसिसिटी, नॉर्मलिटी ऑफ बेस इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ बेस इनटू एसिडिटी। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम यहां पर तो इसकी जो नॉर्मलिटी है वही, अब इस केस में अगर मैं इसकी अब मिला देता हूं तो मैं इसको हटा रहा हूं, मैं अब इस N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा M1 इंटू बेसिसिटी। तो M1 की वैल्यू कितनी है 0.05, बेसिसिटी कितनी है 2, बेसिसिटी कितनी है बेटा 2 है, क्योंकि H2SO4 2H प्लस आयन देता है। ठीक है, तो अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे H2SO4 की जो बेसिसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.1, सॉरी नॉर्मलिटी आ जाएगी 0.1। क्योंकि अब अच्छा, अब मैं इधर N1 इधर मैं बात करूं N2 इक्वल्स टू M2 इंटू बेसिसिटी, तो N2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 1, तो मेरे पास HCl एसिड की जो मोलरिटी है वो ही नॉर्मलिटी रहेगी। अब नॉर्मलिटी आने के बाद हम कंफर्ट हो गए, अब मेरे पास इसका इस सॉल्यूशन का जो N1 है वो है 0.1 और V1 है मेरे पास 50 ml, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर मेरे पास N2 की वैल्यू कितनी है 0.2 और V2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास N3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मेरे पास N3 आ जाएगा 0.1 इंटू 50। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वीक एसिड और वीक बेस का वीक एसिड और वीक बेस का पीएच कैसे निकालते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराऊंगा मैं कि अगर एसिड और बेस बहुत ज्यादा डाइल्यूट होंगे तो क्या होगा, और यहां पर रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 150 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 50 ये तो आ जाएगा 0.1 इंटू, तो 0.1 इंटू 50 तो पॉइंट ये आएगा 10, तो ये आ जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20, 150, तो अब यहां पर आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 150। ये हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया। तो अब यहां पर 20, तो मेरे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आया 1/6, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया 1/6। तो मैं अब इस H प्लस आयन कंसंट्रेशन को इसमें रख दूंगा, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, तो H प्लस आयन की जगह कितना रख दूंगा मैं 1/6। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको लॉग की प्रॉपर्टी आपको मालूम ही है, तो बस इससे आप वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमारे पास pH कितना आ रहा है, pH आ रहा है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1/6। तो अगर मैं इसको माइनस को प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो मेरे पास log 6 आ गया, और अब log 6 की वैल्यू रखते ही हमारे सामने आंसर आ जाएगा। तो log 6 की वैल्यू क्या होगी, log 6 की वैल्यू होगी log 2 इंटू 3, यानी log 2 की वैल्यू 0.3 प्लस 0.477 कर दो तो ये आ जाएगा 0.777। इसका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन pH 0.777। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे और दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वीक एसिड वीक बेस की pH और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के pH कैसे फाइंड आउट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।